स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉशी-रीमन्स इक्वेशंस, जिन्हें हम सीआर इक्वेशंस भी कहते हैं। तो सीआर इक्वेशंस के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो है एनालिटिकल फंक्शन, कि एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द लेक्चर। हम बात कर रहे थे एनालिटिकल फंक्शन की। तो एनालिटिकल फंक्शन की आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड दैट इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। यानी कोई भी फंक्शन हमने लेट्स सपोज एफ जेड बोला हुआ है, ठीक है, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, या आपके पास एक रेंज दी हुई है, ठीक है। तो उस रेंज के ऊपर वो फंक्शन अगर डिफ्रेंशिएबल है तो वो क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा उस पॉइंट के लिए, ठीक है। और फिर आपसे ये बात कही जा रही है कि एनी फंक्शन दैट इज़ एनालिटिकल विल डेफिनेटली सेटिस्फाई सीआर इक्वेशंस। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर हमसे कहा जाए कि हमें बताना है कि ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन सीआर इक्वेशंस, कॉशी-रीमन्स इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास क्या है, वो एक एनालिटिकल फंक्शन है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं कि बताइए ये आपके जो फंक्शन है ये एनालिटिकल है या नहीं। तो इसका ये मतलब होता है कि हमें उसके ऊपर कॉशी-रीमन्स इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करके दिखानी होती हैं, ठीक है। अब कॉशी-रीमन इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली है क्या, तो देखिए मेरे पास दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यू एक्स कॉमा वाई, यानी एक फंक्शन जो होता है वो मेरे पास यू होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और एक जो है वो मेरे पास वी होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर हमारे पास अगर फंक्शन एनालिटिकल है तो उसका ये मतलब है कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं जिनको फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, या आप कह लें कि दो कंडीशंस ऐसी हैं जिनको हमारे जो भी फंक्शन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो जो पहला हमारा फंक्शन है वो क्या है कि हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम u को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए अगर हम v को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आप कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट इक्वेशन इसको हम कह सकते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास कि अगर मेरे पास u का जो फंक्शन है उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो उसका जो आंसर आना चाहिए मेरे पास वो आना चाहिए नेगेटिव ऑफ अगर मैं v को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इन्हें आप दोनों कंडीशंस कह लें या फिर दो इक्वेशंस कह लें कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिकल होने के लिए इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना लाजमी है, ठीक है। अब हम एनालिटिकल फंक्शन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये सारे ज़्यादा समझ में आए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दे के समझिएगा, ठीक है। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे फंक्शन दिया हुआ है z बार, और हमसे कहा हुआ है कि आप बताइए कि ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि जो मेरे पास हम लिख देते हैं वी नो, कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो z है वो इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई के, ठीक है। तो अगर मैं z बार निकालूं तो वो क्या होगा, वो इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि x माइनस आयोटा वाई, सही है। अब जो मेरा ये f ऑफ z होता है ना वो इक्वल होता है u प्लस आई वी, यानी उसको हम फंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, तो फंक्शन हमारा u और आई वी की टर्म्स में होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जगह f ऑफ z की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस आई वी इक्वल्स टू z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा वाई, तो ये हमने लिख दिया x माइनस आयोटा वाई। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। u जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, x के, तो हम लिख देते हैं u इक्वल्स टू x, और जो v है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वाई के, ठीक है। तो ये मेरे पास u और v की मेरे पास क्या आ गई हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें अगर फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट कंडीशन देखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और v को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या क्या आंसर हमारे पास जो हैं वो सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब कि फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, और अगर सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये इक्वेशन एक एनालिटिकल इक्वेशन है, अदरवाइज ये इक्वेशन एनालिटिकल इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ
यहाँ पे आप दोबारा से लिख लें कि u जो है वो मेरे पास x है और v जो है वो मेरे पास -y है, ठीक है। तो अब अगर मैं u को डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो गया डावा u ओवर डावा x। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, सही। वेयर एज अगर मैं v को डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो गया डावा v ओवर डावा y। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करूँ तो -y का आंसर आता है -1। तो क्या ये और ये सेम आए, नहीं, ये दोनों सेम नहीं आए हैं। तो हम लिखेंगे कि डावा u ओवर डावा x इज़ नॉट इक्वल्स टू डावा v ओवर डावा y, ठीक है। तो हमारे पास बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज नॉट satisfied, so it is not analytical function, ठीक है। तो क्या हमें पता चला कि जब हमारे पास पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो हमें सेकंड कंडीशन को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक एनालिटिकल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब, और इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये मेरे पास एनालिटिकल फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है यू प्लस आई वी इक्वल्स टू जो जेड है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। तो जेड की जगह हमने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा और इसके ऊपर क्यूब लगा दिया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी का बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है, हम लिख देते हैं ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं, ए क्यूब प्लस 3 ये ए स्क्वायर बी ये प्लस 3 ये ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। सही। तो अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम एक्स एक्स लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे हम आयोटा वाई लिख देते हैं, सही है। तो अब देखें हमारे पास जब हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख देती हूँ, इसका रीज़न आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। और इनटू वाई का क्यूब, सॉरी, सही है। अब देखें हमें याद है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो मेरे पास इक्वल होता है -1 के, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ पे मैं -1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ये वाई स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर है ये -1 आ गया, ठीक है। और ये आयोटा डॉट वाई क्यूब बच गया मेरे पास, सही है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई, ये हो गया -3x वाई स्क्वायर और ये हो गया माइनस आयोटा वाई क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि हम जहाँ जहाँ पे आयोटा है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जहाँ जहाँ आयोटा नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब -3x वाई स्क्वायर, ये एक टर्म बन गई मेरे पास, और ये प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और इन दोनों में आयोटा था जो कि हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, ठीक है। बल्कि आप एक काम करें, आप आयोटा इसके स्टार्ट में लगा दें, सही। तो ये मेरे पास अब कंडीशन बन गई है कि अब मैं इसको कंपेयर करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, ये यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास u प्लस आई वी था, तो जो हमने सिंप्लीफाई करके अब इस कंडीशन में बना लिया है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ से u की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, ठीक है। और फिर हम ये देखिए मैंने लिख लिया कंपेयरिंग, तो u मेरे पास क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v मेरे पास आया था 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर दोनों की दोनों जो कंडीशन है हमारी वो चेक करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उसके लिए हमें x को u को डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके और v को डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ
u इक्वल्स टू, हम u की वैल्यू पहले लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3xy², और यहाँ पे हम v की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 3x² माइनस y³। ठीक है, तो देखिए जब मैं u को डिफ्रेंशिएट कर रही होंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास y जो है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट के तौर पे आएगा। ठीक है, तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये देखें, ये है डावा u ओवर डावा x इक्वल्स टू x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² माइनस, इसमें आप ये देखें 3y मेरे पास एज अ कांस्टेंट, 3y² कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आप पहले लिख लें। यहाँ से क्या बचा है, सिर्फ x बचा है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 1 नहीं लिख रही। ठीक है, आंसर यही आएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके डेरिवेटिव्स का लाजमी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपको डेरिवेटिव्स में कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेरिवेटिव्स किस तरह से किए जाते हैं उस पर एक अलहदा लेक्चर बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहाँ पे v को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास जो x है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, डावा v ओवर डावा y इक्वल्स टू, देखें 3x², ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव आएगा 1, तो वो मैं नहीं लिख रही। ठीक है, माइनस y³ का डेरिवेटिव आएगा 3y²। तो क्या मेरे पास डावा u ओवर डावा x इक्वल आया है डावा v ओवर डावा y के? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल आया है। तो मीन्स कि मेरी फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे, ये मैंने लाइन ज़्यादा ही बड़ी बना ली। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लें डावा u ओवर डावा x इक्वल आया है डावा v ओवर डावा y के। दिस लाइन डजंट एग्जिस्ट हियर। ठीक है, तो मीन्स कि आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब जबकि मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे सेकंड कंडीशन चेक करनी है। उसके लिए मुझे u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये मेरा u है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब इसमें x मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आएगा डावा u ओवर डावा y इक्वल्स टू, ये देखें ये आएगा 0 माइनस, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 3x जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और y² का डेरिवेटिव इज 2y। सही है, तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 3 × 2 इज़ -6xy। सही है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस v को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपको ज़्यादा सही नज़र आ रहा होगा। तो ये डावा v ओवर डावा x जो है वो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास y कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3x² माइनस y कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी 3 और ये x², गलत ले लिया, सॉरी। देखें 3 कांस्टेंट आया, ठीक है, 3y कांस्टेंट आया, और x² का डेरिवेटिव इज 2x माइनस y³ का डेरिवेटिव आएगा 0। सही है, तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना 3 × 2 इज 6xy। तो क्या मेरे पास डावा u ओवर डावा y जो है उसका डेरिवेटिव इक्वल है माइनस ऑफ डावा v ओवर डावा x के? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख देते हैं कि मेरे पास डावा u ओवर डावा y इक्वल है नेगेटिव ऑफ डावा v ओवर डावा x के। सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, हैंस इट इज़ एन एनालिटिकल फंक्शन। सही है, तो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने दोनों कंडीशंस चेक करी और हमें कंडीशंस चेक करने से पता लग गया कि हमारे पास ये क्या है, एक एनालिटिकल फंक्शन है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम u प्लस आई वी लिखते हैं इंस्टेड ऑफ f ऑफ z। तो इक्वल है cos x साइन y प्लस आयोटा साइन x cos y के। जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग, और कंपेयर करने से हमें
u की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, ये मिली है cos x sin y, और जो v की वैल्यू है वो क्या मिली है, sin x cos y। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। तो उसके लिए हम लिख देते हैं कि नाउ देखिए मेरे पास जो u है वो क्या है, cos x sin y, और जो v है वो मेरे पास है sin x cos y। सही है। तो अब मुझे फर्स्ट कंडीशन के लिए इस u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डावा u ओवर डावा x जो है वो किसके इक्वल आएगा, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी x के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे ये साइन y क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको पहले लिख लें साइन y को, ठीक है। और cos का जो डेरिवेटिव होता है वो है साइन, सॉरी माइनस साइन, तो यहाँ पे cos x है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आएगा माइनस साइन x, ठीक है। और ये आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस साइन x साइन y। सही है, ये किसका आंसर आया मेरे पास, डावा u ओवर डावा x का डेरिवेटिव आया डिफ्रेंशिएट करने से, ठीक है। अब जब मैं v को करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या नहीं। तो देखें जब मैं y के रिस्पेक्ट से करूँगी तो ये साइन x मेरे पास कांस्टेंट है, इसको मैंने पहले लिख दिया, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो क्योंकि ये cos y है तो इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन y। तो ये मेरे पास क्या आया, डावा v ओवर डावा y मेरे पास क्या आया, माइनस साइन x साइन y। तो पहली कंडीशन तो मेरे पास जो है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास दोनों के डेरिवेटिव्स क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो हम लिख देते हैं कि मेरे पास डावा u ओवर डावा x जो है वो इक्वल आया है डावा v ओवर डावा y के फर्स्ट सेटिस्फाइड, कि पहली मेरे पास सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के लिए मुझे इस u को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम लिख देते हैं डावा u ओवर डावा y जो है वो मेरे पास, अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जब मैं y के रिस्पेक्ट से करूँगी तो देखिए ये cos x जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है, वो हमने पहले लिख दिया, ठीक है, पहले ही लिखा हुआ है। और साइन y का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा cos y। तो मेरे पास क्या आया आंसर, डेरिवेट करने से cos x cos y, ये मेरे पास डेरिवेटिव आया है डावा u ओवर डावा y का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस v को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो हमने लिखा डावा v ओवर डावा x इक्वल्स टू, जब मैं x के रिस्पेक्ट से करूँगी तो यहाँ पे ये cos y मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो वो मैं पहले लिख लेती हूँ। और साइन x को डिफरेंशिएट करना है तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x, ठीक है। तो ये आया cos x, तो मेरे पास क्या आया, ये आया cos x cos y, ये आया मेरे पास डावा v ओवर डावा x का। तो देखें सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या थी, सेकंड कंडीशन मेरे पास थी कि जो मेरे पास डेरिवेटिव आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये मेरे पास नेगेटिव आया है, इसके नहीं, ये मेरे पास एग्जैक्ट सेम आया है, तो मीन्स सेकंड कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाइड नहीं हुई है। तो हम लिखते हैं सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉट एन एनालिटिकल फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर के लिए हमने 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ गए ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अगर कोई इक्वेशन एनालिटिकल फंक्शन है तो दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर पहली ही नहीं सेटिस्फाई हुई तो दूसरी हो भी जाए तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें पहले ही पता चल चुका है कि फंक्शन एनालिटिकल नहीं है, तो हमने सेकेंड को नहीं चेक किया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई थी, तो वो हमारे पास एक एनालिटिकल फंक्शन था। और थर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, फिर हमने जब सेकंड कंडीशन चेक की तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हमें इससे पता लग गया कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिकल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इन 3 क्वेश्चन से कॉशी-रीमन इक्वेशंस के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने आ गए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको स्टिल इस पर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं और क्वेश्चंस आपको इसके सॉल्व करवा दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लस अगर आपको डेरिवेटिव्स लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको डेरिवेटिव्स लेना की एक अलग से लेक्चर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी डेरिवेटिव्स समझने में कि डेरिवेटिव्स हम किस तरह से निकालते हैं। होप दिस lecture is clear to you now. Don't forget to subscribe my channel, share with your friends.